आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ESW। A welding process where fusion of base metal and filler metal is achieved from the heat generated by the electric resistance of the molten slag। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे पास बेस मेटल होते हैं जिन्हें हमें वेल्ड करना होता है। उन बेस मेटल को हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड और फिलर मेटल हम उन्हें ज्वाइन कराते हैं। अब वो जो ज्वाइनिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ हीट होती है। तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में जो हीट जनरेट की जाती है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की हेल्प से यहाँ पर हीट जनरेट की जाती है। वेल्ड पोल शील्डेड बाय द मोल्टन स्लैग, जहां पर वेल्डिंग हो रही है उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम जो सॉलिडिफाई होता है उसे बोलते हैं वेल्ड पोल। और उसके साथ हमारा एनवायरनमेंट की गैसेज कुछ रिएक्शन ना करें, इसीलिए हम उसे शील्डिंग देते हैं, हम उसे कवर करते हैं। और जिससे हम कवर करते हैं वो हमारा होता है मोल्टन स्लैग, which moves along the joint as welding progresses। जैसे जैसे हम वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं उसी के साथ साथ हमारा जो शील्डिंग हो रही है वेल्ड पोल के साथ वो भी मूव करता रहता है। The process is initiated by an arc that heats up the granulated flux and form the slag। जो हीट जनरेट हो रही है, जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है, उसी आर्क से वहां पर हीट जनरेट हो रही है, तो वहां पर फ्लक्स और स्लैग फॉर्म होते हैं, स्लैग जनरेशन होती है। और वही स्लैग क्या कर रही है, हमें वेल्ड पोल को शील्डिंग प्रोवाइड कर रही है। The arc then gets extinguished and molten slag provides the conducting path to the current। वहां से हमारा करंट पास होता रहता है। The slag remains in the molten state by the heat generated by its resistance। जो स्लैग है उस स्लैग को हम बोलते हैं मोल्टन स्लैग, और वो मोल्टन स्टेट में ही रहता है क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअसली हीट जनरेट हो रही है। और वो हीट जनरेट किसकी हेल्प से हो रही है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की हेल्प से हीट जनरेट हो रही है। द इलेक्ट्रोड रिमेन्स डिप्ड इन द मोल्टन स्लैग and gets melted and deposited as the welding progresses। जो वेल्डिंग हम करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। और जो मोल्टन स्लैग था वो मोल्टन फॉर्म में था। जब हम इलेक्ट्रोड को उसके कांटेक्ट में लाते हैं, वहां पर डिप कराते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोड भी मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद उस वर्कपीस के ऊपर जो हमारा बेस मेटल था उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। यहाँ पर ये इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का डायग्राम दिखाया गया है।
ये दोनों हमारे वर्कपीस हैं जिन्हें हमें वेल्ड करना है। इन दोनों को एक बेस प्लेट के साथ अटैच कर दिया गया। इन दोनों के साथ यहाँ पर एक कांटेक्ट प्लेट लगा दी। साथ ही साथ इस बेस मेटल को, किसी भी एक प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं। तो यहां से किसी भी एक प्लेट को हमने अर्थिंग प्रोवाइड करा दी। उसके बाद इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को हम पावर सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रोड को हम एज ए कैथोड यूज करते हैं और वर्कपीस को हम एज ए एनोड यूज करते हैं। तो वर्कपीस को हम पॉजिटिव सप्लाई से और इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यहाँ पर हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे हम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड को हम कंटिन्यूअसली फीड करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर वहां पर सॉलिडिफिकेशन के लिए उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये कंटिन्यूएशन में वेल्ड होती चली जाती है। और जहां इलेक्ट्रोड मूव कर रहा है, जहां इलेक्ट्रोड वेल्ड कर रहा है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है वेल्ड पोल, जो कि मोल्टन स्टेट में होता है। तो ये जो स्टेट है हमारी, ये है वेल्ड पोल। और वेल्ड पोल को कवर करने के लिए, शील्ड करने के लिए हम मोल्टन स्लैग वहां पर होता है जो उसे शील्डिंग प्रोवाइड करता है कि वेल्ड पोल हमारा एनवायरनमेंट की किसी भी गैस के साथ रिएक्ट ना कर सके। अगर गैस के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट डायग्राम है हमारा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का। The molten slag bath over the weld pole acts both as heat source as well as shielding medium। जो बेल्ट पोल के ऊपर स्लैग था, जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा था, वहां हीट सोर्स का भी काम कर रहा है, हीट भी जनरेट हो रही है और वो एज ए शील्डिंग भी काम कर रहा है। A progressive solidification takes place from bottom upward and always there is a molten metal pole over the solidifying weld metal। तो यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रोड मूव हो रहा था वो अपवर्ड मूव हो रहा था और उसके नीचे जैसे जैसे कंटिन्यूएशन में मूवमेंट हो रहा था वहां पर सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, वेल्ड हो रही थी। और उसके ऊपर हमारा वेल्ड पोल था और उसके ऊपर हमारा मोल्टन स्लैग था जो कि शील्डिंग प्रोवाइड करा रहा था। इस वेल्डिंग की हेल्प से हम 19 से लेकर 460 mm थिकनेस तक की प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं। ये वेल्डिंग दो टाइप की होती है, नॉन कंज्यूमेबल टाइप की और कंज्यूमेबल टाइप की। पहले हम बात कर रहे हैं नॉन कंज्यूमेबल टाइप की, इलेक्ट्रोड विद नॉन कंज्यूमेबल गाइड। One or more electrode are feed to the molten slag pole depending on the thickness of the metal being joined। जिन प्लेट्स को हम वेल्ड करा रहे हैं
उन प्लेट्स की थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड गाइड यूज करके एक इलेक्ट्रोड मूव करा सकते हैं या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड को भी फीड करा सकते हैं। अगर थिकनेस कम होगी तो एक इलेक्ट्रोड से ही हमारी इजीली वेल्डिंग हो जाएगी। अगर प्लेट की थिकनेस ज्यादा होगी, मोर देन 1 इलेक्ट्रोड हम फीड करा सकते हैं मोल्टन स्लैग में, जहां हमारा बेल्ट पोल बन रहा है। वाटर कूल्ड कॉपर शू आर प्रोवाइडेड on both sides of the plates to contain the molten metal and metal slag। यहाँ पर हम वाटर कूल शूज यूज करते हैं जो हमारे मेन वर्क पीस हैं दोनों, उनके लिए। शू मूव्स वर्टिकली अप, जैसे जैसे हमारी बेल्डिंग मूव करती है उसी डायरेक्शन में हमारे बेल्ट, जो हमारे शू थे, वाटर कूल्ड शू थे, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और उन्हीं पर डिपेंड होता है कि शू की डायरेक्शन मूवमेंट की जितनी ज्यादा होगी, बेल्डिंग की स्पीड भी उसी के ऊपर डिपेंड होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम बेल्डिंग स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हमारी बेल्ट स्पीड हो रही है। Contact surface of the shoe are shaped concave। जो शू होते हैं हमारे वाटर कूल्ड शू, उनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसकी शेप कॉन्केव टाइप की होती है, which provides the required amount of reinforcement on the weld deposit। As the shoe move up, the solidified weld deposit get exposed। शू का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है क्योंकि बेल्डिंग की डायरेक्शन अपवर्ड है, और हमारा बेल्ट सॉलिडिफाई हो जाता है और एक्सपोज्ड हो जाता है। और ये जो एक्सपोज सरफेस होता है, ये इसके ऊपर स्लैग की एक लेयर आती चली जाती है। तो एक्सपोज्ड सरफेस आर कवर्ड विद ए फाइन लेयर ऑफ स्लैग। और बेल्डिंग में हम फ्लक्स भी ऐड करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज एडेड एट इंटरवल्स टू कंपेंसेट फॉर दिस कंजप्शन ऑफ स्लैग। हम फ्लक्स भी ऐड करते हैं स्लैग के कंजप्शन को कंपनसेट करने के लिए। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा कंज्यूमेबल गाइड। इलेक्ट्रोड का जो गाइड है जिससे इलेक्ट्रोड मूव हो रहा है, वो अगर कंज्यूमेबल टाइप का होगा तो मेटल डिपोजिशन इज फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रोड एंड द कंज्यूमेबल गाइड। यहां पर जिसके थ्रू इलेक्ट्रोड पास हो रहा था, जो इलेक्ट्रोड गाइड था, वो गाइड कंज्यूमेबल टाइप का है, तो उस गाइड के थ्रू भी हमारी बेल्डिंग प्रोसेस होता है क्योंकि वो कंज्यूम होता रहता है इलेक्ट्रोड के साथ साथ। नॉन कंज्यूमेबल में क्या था कि सिर्फ इलेक्ट्रोड मूव हो रहा था और जिसके अंदर से वो इलेक्ट्रोड पास हो रहा था, जो उसका गाइड था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो कंज्यूम नहीं हो रहा था। बट यहाँ पर गाइड एज वेल एज इलेक्ट्रोड दोनों मूव होते हैं और गाइड भी हमारा कंज्यूम होता है। तो जो बेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है वो बेल्डिंग उन दोनों के थ्रू ही हो रही है। फिर इलेक्ट्रोड और गाइड, इलेक्ट्रोड गाइड के थ्रू मेटल डिपोजिशन हो रहा है दोनों बेस मेटल के बीच में। द कंज्यूमेबल गाइड प्रोवाइड्स approximately 5 to 15% of the filler metal।
तो इससे 5 to 15% बेल्डिंग हमारी कंज्यूमेबल गाइड के थ्रू भी हो रही है। इन दिस मेथड नॉन स्लाइडिंग शू आर यूज्ड। यहाँ पर जो एयर कूल्ड वाटर कूल्ड शू यूज किए जाते हैं वो शू हमारे नॉन स्लाइडिंग टाइप के होते हैं। नॉन कंज्यूमेबल में वो स्लाइड हो रहे थे, शू कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब जब ये शू मूव नहीं कर रहे तो कूलिंग तो हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो उसके लिए जितना हाइट हमारी जॉइंट की होती है, एंटायर जॉइंट हाइट इज कवर्ड बाय द शू, उस पूरी हाइट पर हमें शू से कवर करना होगा। जब दो वर्क पीस को ज्वाइन करा रहे हैं तो शू का साइज भी सेम होगा। जितनी जॉइंट का साइज है उसी साइज का हमारा शू का साइज होगा। अगर जो जॉइंट है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, ज्यादा लार्ज लॉन्गर जॉइंट है, तो वहां पर हमें सेवरल सेट ऑफ शू यूज करने पड़ते हैं। With the progress of the belt, as the metal solidifies, the shoe from below are removed and placed above the top shoe. As the belt current is carried by the guide tube, जो बेल्ट करंट है वो गाइड ट्यूब के थ्रू पास हो रहा है, उसे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और जो हम इंसुलेशन करेंगे या तो हम फ्लक्स की कोटिंग के थ्रू उसे इंसुलेट करेंगे या फिर हम इंसुलेशन टेप के थ्रू उसे इंसुलेट करेंगे। This method can be used to belt sections of virtually unlimited thickness। क्योंकि यहाँ पर लार्ज थिकनेस हो जाएगी तो हम शू बढ़ा देंगे, तो इसके थ्रू हम कितनी भी ज्यादा थिकनेस को बेल्ड कर सकते हैं। कांस्टेंट पोटेंशियल डीसी सप्लाई सोर्स इज यूज्ड। यहाँ पर डीसी सप्लाई यूज की जाती है जिसमें करंट की जो रेटिंग होती है 500 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक करंट रेंज होती है, और जो लोड वोल्टेज होता है वो 30 वोल्ट से 55 वोल्ट होता है। तो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल में क्या है? कंज्यूमेबल में क्या हो रहा था कि बेल्डिंग सिर्फ इलेक्ट्रोड के थ्रू हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड गाइड दोनों के थ्रू हो रही है। जो हम शू यूज कर रहे हैं उसमें शू हमारा मूवेबल टाइप का था और यहाँ पर शू हमारा फिक्स टाइप का है। कंज्यूमेबल से हम लिमिटेड थिकनेस तक ही बेल्ट कर सकते हैं, नॉन कंज्यूमेबल से हम किसी भी थिकनेस तक बेल्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई जो ऊपर बता दी गई है 500 से 1000 एम्पियर, लोड वोल्टेज 30 to 55 वोल्ट। ऑपरेटिंग वेरिएबल्स डिफर फ्रॉम दोज विद कन्वेंशनल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। फॉर्म फैक्टर, solidification of molten metal takes place at a slow rate। जो मोल्टन मेटल डिपॉजिट हुआ है दोनों वर्कपीस के बीच में, उसका जो सॉलिडिफिकेशन रेट होता है वो बहुत कम होता है।
angle at which the grains meet in the center is determined by the shape of molten belt pool. Belt pool shape can be expressed by form factor. जब हम बेल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर बेल्ट पोल बनता है, उसकी जो शेप होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं बाय फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ बेल्ट पोल विड्थ टू द मैक्सिमम डेप्थ। बेल्ट पोल जो बन रहा है उसकी विड्थ से मैक्सिमम डेप्थ तक की जो रेशियो होगा उसे बोलते हैं हम फॉर्म फैक्टर। A high factor belt deposit tends to solidify with grains melting at an acute angle. In case of low form factor के केस में जो ग्रेन मीटिंग एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। The belt cracking resistance जो होता है वो हाई होता है इन केस ऑफ एक्यूट एंगल और लो होता है हमारा इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग इज obtained with belts having high form factor। हाई फॉर्म फैक्टर होगा तो वहां पर मैक्सिमम बेल्ट क्रैकिंग रेजिस्टेंस हम मिलेगा। फॉर्म फैक्टर अलोंग डज नॉट कंट्रोल क्रैकिंग। बेस मेटल कंपोजिशन बेस मेटल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। फिलर मेटल की कंपोजिशन पर भी डिपेंड होता है। जॉइंट रिस्टेंट पर भी डिपेंड होता है। हैव ए सफिशिएंट इफेक्ट ऑन क्रैक फॉर्मेशन। इन सभी पैरामीटर पर डिपेंड होता है हमारा क्रैकिंग। अगर बेल्डिंग करंट इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग बेल्डिंग करंट, increased heat input, increased depth of molten belt pool। अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो बेल्ट पोल की डेप्थ भी इंक्रीज्ड हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग करंट इज टू डिक्रीज द फॉर्म फैक्टर, जिससे हमारा फॉर्म फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और जब फॉर्म फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग भी डिक्रीज हो जाएगा, लोअरिंग दी रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। जनरली करंट ऑफ 5 एम्पियर टू 700 एम्पियर आर यूज्ड विद 3.2 mm इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के साइज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि करंट कितना फ्लो कराना है, कितना पास कराना है। For metals more prone to crack, current below 500 ampere is used। यहाँ ज्यादा क्रैक होंगे वहां पर करंट हमारा 500 से कम होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। जो वोल्टेज रेंज होती है वो 30 से 55 वोल्ट होती है। अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, increases the sideway depth of fusion in the base metal, increases the width of belt, increases the form factor, increases the resistance to cracking। फॉर्म फैक्टर होगा तो क्रैकिंग भी इंक्रीज होगी। अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो
सारी चीजें इंक्रीज हो रही है, फ्यूजन की डेप्थ इंक्रीज हो रही है, विड्थ बेल बोल की इंक्रीज हो रही है, फॉर्म फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्रैकिंग इंक्रीज हो रही है। विद थिकनेस सेक्शन हायर वोल्टेज आर यूज्ड। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड ऑसिलेशन। Oscillation of electrode is generally carried out horizontally across the thickness. It distributes the heat and thus help to obtain better edge fusion. Oscillation speed vary 8 to 40 mm per second with increasing speed to match the plate thickness. Advantages of electroslag welding. इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में हमारा डिपोजिशन रेट हाई होता है। इसमें हम कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड गाइड यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लार्ज थिकनेस तक वेल्ड कर सकते हैं। मोर इकोनॉमिकली, thickness up to 450 mm in plain and alloy steel can be welded without difficulty. Residual stresses and distortion produced are lower. During the electroslag process, since no arc exists, no spattering or intense arc flashing occurs. फ्लक्स कंजप्शन जो हो रहा है इसमें कम होता है अदर वेल्डिंग के कंपैरिजन में। नाउ लिमिटेशंस, इससे हम लार्ज वर्कपीस को वेल्ड कर रहे हैं तो ये 60 mm से कम जॉइंट के लिए सूटेबल नहीं है। और जो हम वेल्ड करते हैं उस वेल्ड से जो हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर आता है वो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है, और जो वेल्ड पीस होते हैं उसकी टफनेस लो होती है, और इसे हम सिर्फ वर्टिकली वेल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये मूव होता है। इसे हम ओनली वर्टिकल पोजीशन कैन बी वेल्ड। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग।